नमस्कार, मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को और आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो ओबीजी की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? उस पे कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है ना? और अगर रप्चर हो जाए तो क्या होता है? अगर रप्चर नहीं हुए तो क्या होता है? या फिर हम कह सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? कितना उसके अंदर एससीजी लेवल देखने को मिलता है? उन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिटेल में जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आज का नया चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं। अबॉर्शन जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक प्रेगनेंसी इसके बारे में आप सभी को पता होगा। छोटी-छोटी नॉलेज या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज तो आप सभी को होगी इसके बारे में कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है? तो आपने अपने हम कह सकते हैं कहीं न कहीं आपने इसके बारे में सुना होगा, कहीं न कहीं आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ज़रूर कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? आपने जनरली क्या सुना होगा कि सर फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो जाना, इम्प्लांट हो जाना किसका? किसका इम्प्लांट हो जाना? हमारे ज़ायगोट का इम्प्लांट हो जाना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है कि इम्प्लांटेशन हो जाना, कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाना? ट्यूब के अंदर या फिर हम कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाना क्या कहलाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। आगे बात समझ में? ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए, मैं इसकी डेफिनिशन आपको एक तौर तरीके से लिखवा देता हूँ, ताकि कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहली जो डेफिनिशन हम लिखने वाले हैं, वो क्या लिखेंगे पहले बच्चों? इफ इम्प्लांटेशन सभी रिलैक्स होके बैठ जाएँ, आराम से लिखने की कोशिश करेंगे, अगर किसी के पास नहीं लिखा हुआ है तो लिखने की कोशिश करेंगे, अगर किसी के पास लिखा हुआ है ऑलरेडी और कुछ मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं तो अपने नोट्स में ही वहीं के वहीं लिख लें, ठीक है? और ध्यान से समझना है, इफ इम्प्लांटेशन अकर आउट एनी या ऐसे कह सकते हैं एनीवेयर कहीं भी आउटसाइड ऑफ यूट्रस। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर कहीं भी होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको कहा जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या बताया कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? कि अगर यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता है या फिर कहीं पे भी इम्प्लांट होता है यूट्रस के अलावा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम दे देंगे। क्या मेरी बात सही है? चलिए, अब लिखेंगे इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। किसका डिसऑर्डर है प्यारे बच्चों? कि सर ये तो इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर है। इम्प्लांटेशन के बारे में इसके अंदर बात होती है। आगे बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि भैया मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपको आंख बंद करके आंसर देना है कि सर फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये फैलोपियन ट्यूब को ये ट्यूब में इम्प्लांट हो रहा है इसीलिए हमने क्या कह दिया इसको कि सर इसको हमने ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है या फिर हमने इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी नाम दे दिया। क्या दे दिया? कि इसको हमने ट्यूबल प्रेगनेंसी नाम दे दिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये ट्यूब में इम्प्लांट होती है इसीलिए हमने क्या दे दिया कि ये ट्यूबल प्रेगनेंसी इसको बोल सकते हैं। फैलोपियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को और किस नाम से जाना जाता है? कि ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक की? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है फर्टिलाइजेशन की?
ठीक है? आपको आंसर देना है, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है? लार्जेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लार्जेस्ट पार्ट और वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है? और अगर मैं आपसे बात करूं, चलो मेरे को इन तीनों का आंसर आप क्या देंगे? इन तीनों का आंसर क्या होने वाला है? देखो इन तीनों का आंसर एक ही जाने वाला है कि सर तीनों का आंसर होता है एम्प्यूला। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है कि सर एम्प्यूला इसका जवाब होता है। क्या होता है? एम्प्यूला इसका आंसर होगा। कैसे होगा? देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है फर्टिलाइजेशन की, तो आपको बताना है एम्प्यूला। ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, कि सर एम्प्यूला में होता है। ठीक है? अगर मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, तो कहाँ देखने को मिलता है? एम्प्यूला के अंदर देखने को मिलता है। लार्जेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है कौन सा? एम्प्यूला होता है। देखो अब मैं आपको एक छोटा सा एक फिनोमिना है वो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? कि भैया फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा वाला या फिर हम कह सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? कि सर आपने बताया एम्प्यूला, कि सर एम्प्यूला होता है। अब एम्प्यूला बड़ा होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? कि सर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को होने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि स्पर्म, हम कह सकते हैं कि स्पर्म और कौन मीट करता है यहाँ पे? ओवम मीट करता है। तो दोनों को एक स्पेस चाहिए होता है अपने आप को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है? तो इसलिए ये कहाँ होता है? वाइडेस्ट पार्ट में होता है। आगे बात समझ में? कि सर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये वहीं पे क्या होता है कि ये बहुत बड़ा आलसी होता है, इसीलिए क्या करता है कि वहीं पे इम्प्लांटेशन भी हो जाता है इसका। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इन फ्यूचर, तो क्या करता है, ये कोशिश करता है कि मैं वहीं की वहीं पे इम्प्लांट हो जाऊं, क्योंकि बहुत आलसी होता है ये। जो हमारा जायगोट बनता है वो बहुत आलसी होता है। आलसी होने के कारण से वो क्या करता है कि वहीं पे मैं क्या हो जाता हूँ? इम्प्लांट हो जाता हूँ, क्योंकि वहां पे खूब खूब सारा स्पेस होता है, खूब सारी जगह होती है, इसीलिए वो क्या करता है कि वहीं पे इम्प्लांट होने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारे सीलियाज होते हैं, जो हमारे ट्यूब के अंदर जो सीलियाज पाए जाते हैं, वो इनको क्या करते हैं? धकेल देते हैं हमारी यूट्राइन कैविटी के अंदर। हमारी यूट्राइन कैविटी के अंदर ढकेलने का काम करते हैं। अगर वो खराब हो जाते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। चलिए, आपने देखा कि सर इन तीनों का मतलब क्या हुआ है, तीनों का आंसर क्या होगा? एम्प्यूला होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला लिखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अरेंज करना है आपको, अरेंज, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि अरेंज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग, इन डिसेंडिंग मैनर ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि भैया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, फिर कम कहाँ होता है, फिर उससे कम कहाँ होता है, फिर उससे कम कहाँ देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे बात हमें करनी है। क्या आगे मेरी बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सिंपल सी भाषा में बात करूं, तो देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, सबसे सबसे जो पहला होता है वो कहाँ होता है? कि भैया एम्प्यूला के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? कि सर एम्प्यूला के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे दूसरे की बात करूं, तो दूसरा कहाँ देखने को मिलता है? कि सर स्थमस, स्थमस वाला पार्ट होता है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है? नंबर तीसरी बात मैं आपसे करूं कि सर और कहाँ देखने को मिल सकता है? कि सर इनफंडीबुलम के अंदर देखने को मिलता है। इनफंडीबुलम के अंदर देखने को मिलता है। नंबर चौथी बात मैं अगर आपसे करता हूं, तो कौन सा होता है? इंटरस्टिशियम होता है। कौन सा होता है बच्चों? इंटरस्टिशियम होता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? ये डिसेंडिंग मैनर में, डिसेंडिंग मैनर में है।
सबसे हाईएस्ट कहाँ देखने को मिलता है? सबसे टॉप पे आपको एम्पुला जवाब देना है। अगर एम्पुला आंसर में नहीं है तो आपको इस्थमस देना है, इस्थमस नहीं है तो इन्फंडिबुलम देना है, और इन्फंडिबुलम नहीं है तो आपको इंटरस्टिशियम देना है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसिडेंस, एक्टोपिक इंसिडेंस के चक्कर में या फिर एक्टोपिक इंसिडेंस के बारे में बताइए कि सबसे ज्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसा देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई असेंडिंग पूछता है तो असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ता हुआ, इसका इन द सेंस कि हाईएस्ट लेवल पे कौन सा देखने को मिलता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बना के यहाँ पे पूछता हूँ कि मोस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन ऐसे बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि लीस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि सबसे लीस्ट का मतलब सबसे कम पाए जाने वाली कौन सी साइट है जहां पे आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सबसे मोस्ट कॉमन तो कौन सी होती है कि भैया एम्पुला होती है, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी आती है, तो लीस्ट कॉमन कौन सी होती है, हमारी इंटरस्टिशियम साइट होती है। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको क्या देना है कि भैया इंटरस्टिशियम जवाब देना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपको बताया कि सबसे पहली मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपने बताया सर कि फेलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? कि सर आपने बताया कि सर फेलोपियन ट्यूब होती है। आगे बात समझ में कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट एक्टोपिक प्रेगनेंसी की फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में भी कौन सी होती है, एम्पुला होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर सेकंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो आपको जवाब देना है भैया ओवेरी। क्या होता है? ओवरी जो होती है वो भी साइट होती है किसकी, हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट हो सकती है, सेकंड मोस्ट होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि थर्ड या लीस्ट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो क्या होता है, सर्विक्स होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? सर्विक्स होता है। क्या होता है? सर्विक्स होता है। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है कौन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो फैलोपियन ट्यूब। आपको सबसे पहले किसको ढूंढना है, अपने एम्बुला के बाप को ढूंढना है। एम्बुला का बाप कौन है, कि भैया पापा कौन है एम्बुला के, कि फैलोपियन ट्यूब है, क्योंकि एम्बुला किसका पार्ट है, एम्बुला का पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कैसा देखने को मिलता है, कि आपको सबसे पहले बताना है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपसे साइट के बारे में पूछता है तो क्या बताना है, आपको एम्प्यूला बताना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। कि सर अब हमें आउटकम के बारे में बताओ, कि सर आउटकम, कि हमारा जो एक्टिव प्रेगनेंसी है उसका आउटकम क्या होने वाला है, वो उसका आगे जाके क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कि सर आउटकम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आउटकम क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि हैज टू बी एंड इन फर्स्ट और सेकंड अर्ली ट्राइमेस्टर, का मतलब समझ में आया? कि या तो क्या होता है, इसका जो खत्म होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी रप्चर जो होती है, या फिर एंड जो होता है इसका, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर खत्म हो जाता है, और या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के अर्ली फेज के अंदर, जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर लगा है किसी फीमेल लेडी का और किसी को एक्टिव प्रेगनेंसी है, तो वहां पे उसको रप्चर देखने को मिल जाती है। आगे बात सुन में, तो हम बात कर सकते हैं कि दो प्रकार से होता है, कि दो प्रकार से है। कि सर एक तो होता है, एक तो हम क्या करते हैं कि भैया हमने उसको अवॉर्ड कर दिया। अवॉर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, कि हमने उसको निकाल दिया, हमें पता लग गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि उसका फ्यूचर तो कुछ नहीं है। उसका तो फ्यूचर क्या होता है कि वो तो
रप्चर ही होता है। अगर रप्चर हो जाता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं फीमेल को, ठीक है? उससे पहले रप्चर होने से पहले ही आपको क्या करना है, इसको अवॉइड कर देना है, निकाल देना है अगर आपको पता लग चुका है तो। तो क्या करना है, अगर अवॉइड करते हो तो आपको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्यूबल अबॉर्शन। उसको कहते हैं ट्यूबल अबॉर्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अगर ये कंटिन्यू क्या करता है, ग्रो करता है, अगर ये कंटिन्यू आपने छोड़ दिया, आपको पता है या फिर आपको पता नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया या फिर आपको पता नहीं है, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, तो उसका एक ही फ्यूचर होता है, ट्यूबल रप्चर। वो ट्यूब को फाड़ देगा बच्चों। ट्यूबल जैसे जैसे ग्रो करेगा और वो बड़ा होता जाएगा, जाइगोट जो है हमारा बड़ा होता जाएगा, हमारे एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा, एम्ब्रियो फीटस में तब्दील होता जाएगा, तो वो फट जाएगी। एक चीज की इलास्टिसिटी की लिमिट होती है ना, तो वो इलास्टिसिटी कब तक होगी, उसके अंदर तो इतनी ज्यादा पावर नहीं होती इलास्टिसिटी की ट्यूब के अंदर, तो एक लिमिट तक होगी, लिमिट के बाद वो फट जाएगी, ठीक है? तो ट्यूबल रप्चर यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्यूबल रप्चर। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ी, समझ में आई? चलिए, अब मैं आपसे कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। देखो, कहीं पे भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके, सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कहीं पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप कहीं पे भी बेधड़क पूछ सकते हो आराम से, ठीक है? कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैंने ईपी लिखा है यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ठीक है? अब मैं आपसे दो तरह की बातें करूंगा यहाँ पे। दो तरह की कौन सी बातें हैं कि सबसे पहली मैं आपसे बात करूंगा ऐसे फैक्टर जो रिलेटेड होते हैं किससे, हमारे जेनेटल ट्रैक्ट से। तो रिलेटेड टू रिस्क फैक्टर, रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है बच्चों, कि रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू जेनाइटल ट्रैक्ट। ऐसे फैक्टर जो कि जेनेटल ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, और ऐसे फैक्टर जो जेनेटल ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट रिलेटेड विद जेनेटल ट्रैक्ट। आगे मेरी बात सुन में, अब दोनों के बारे में हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझना है कॉन्सेंट्रेशन से। चलिए, अब ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम देखते हैं जो कि रिलेटेड है। अब रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहाँ पे बात होती है अडेशंस इनसाइड ट्यूब। अडेशंस का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है प्यारे बच्चों, अडेशंस का मतलब होता है चिपकना, कि उससे ट्यूब से कुछ चीज चिपकी हुई है, अड़ी हुई है, सटी हुई है, हम कह सकते हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, सबसे पहली लाइन लिखेंगे यहाँ पे, अगर किसी फीमेल को सेल्फिंजाइटिस है, सेल्फिंजाइटिस का मतलब समझते हो, इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब सभी को पता है कि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होता है, और सेल्फिंजिस किसे कहते हैं, हम सेल्फिंजिस कहते हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब को, तो सेल्फिंजाइटिस किसे कहेंगे, कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है? अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो प्लीज लिख लेना इसको। तो सेल्फिंजाइटिस का मतलब क्या है कि भैया अगर सूजी हुई है, अगर आपकी जो फिलिपिन ट्यूब है वो अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, आपकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, आपकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। मैं आपसे कहूं कि ये हमारी एक तो नॉर्मल ट्यूब है, अगर इसके अंदर आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो क्या हो जाता है बच्चों, ये सूज जाती है। अब ये सूज जाएगी तो बच्चों क्या होगा, कि जो स्पेस है बच्चों वो नैरो हो जाएगा, जो स्पेस है यहाँ से निकलने का जाइगोट को, वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, वो स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, नैरो हो जाएगा। अब जब नैरो हो जाएगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा, और जब आगे नहीं जा पाता है तो वो क्या करता है, वहीं पे इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, और वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। अगर इम्प्लांट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के एक्सपेक्टर हो सकता है। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अगर मैं आपसे दूसरे की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पीआईडी। पीआईडी का मतलब समझते हैं कि पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज है, पेल्विक इंफ्लामेटरी
डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो पेल्विक को इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती हैं। अब वही सेम कंडीशन या सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे लागू होता है। दूसरी बात तीसरी बात अगर मैं करता हूँ आपसे कि एंडोमेट्रियोसिस बहुत अच्छा एक आपको समझने लायक उदाहरण है या फिर हम कह सकते हैं एक समझने लायक कंडीशन है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी यूट्रस की जो लेयर है, आपकी जो यूट्रस की लेयर है, मैं से आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसको। आपकी जो इंटरनल लेयर होती है यूट्रस की, आपकी जो इंटरनल लेयर होती है यूट्रस की, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। कहते हैं नहीं कहते कि बच्चों उसको क्या कहते हैं? हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेम लेयर, ध्यान समझना कि एक तो हमारी क्या होती है कि सर ये तो हमारी एंडोमेट्रियम होती है इनर लेयर, जहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है? इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कभी-कभी, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जैसी लेयर यूट्राइन कैविटी के बाहर आपको देखने को मिल जाती है। यूट्राइन कैविटी के बाहर कहीं भी, यूट्राइन कैविटी के बाहर कहीं भी आपको देखने को मिल जाती है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। कि ऐसी ही सेम मिलती-जुलती लेयर आपको कहाँ देखने को मिल जाती है? यूट्रस के बाहर देखने को मिल जाती है, जिससे क्या होता है जो हमारा जाइगोट है वो कन्फ्यूज़ होके कहाँ इम्प्लांट हो जाता है? हमारे आउटसाइड ऑफ द यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। उसी कंडीशन में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखनी है, समझना है, रिवर्स करके देखना है वीडियो को। क्या कह रहा हूँ मैं कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जो यूट्रस में पाई जाती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना है। वैसे ही सेम कलर की या फिर से हम कह सकते हैं सेम फीचर्स की, सेम प्रॉपर्टीज़ की आपको एक लेयर और देखने को मिलती है जो कि यूट्रस के बाहर होती है और उसी पे हमारा जाइगोट क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण। तो एंडोमेट्रियोसिस भी आपने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ देखने को मिल सकता है? आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर किसी की ट्यूबल सर्जरी हो रखी है, अगर किसी की ट्यूबल सर्जरी पहले से हो रखी है तो उसको भी चांसेस होते हैं किस चीज़ के होने के? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ इम्मोटाइल सीलिया, इम्मोटाइल सीलिया मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एक हमारी ट्यूब होती है, यहाँ पे सपोज़ दैट ये हमारा एम्पुला वाला पार्ट है और ये एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइज़ेशन हुआ है कि ये हमारा स्पर्म है सॉरी ये हमारा स्पर्म है और ये हमारा ओवम है। अब फर्टिलाइज़ेशन हुआ है, तो फर्टिलाइज़ेशन जब होता है तो ज़ाइगोट बनाते हैं। अब ज़ाइगोट को मूव करने के लिए आगे यहाँ पे कुछ सीलियाज़ पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ सीलियास पाए जाते हैं। इन सीलियास को हम ये सीलियास का काम करते हैं बच्चों, ये इधर-उधर मूव करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उसको मूव करने का, उसको गति प्रदान करने का काम करते हैं। अगर ये मोबाइल नहीं होंगे या इम्मोटाइल हो जाएँगे, इम्मोटाइल का मतलब होता है कि काम करना बंद कर देना, मोबाइल नहीं होना, एक जगह स्थिर हो जाना। ठीक है? तो अगर ऐसा होता है तो ये ज़ाइगोट जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, हमारी यूट्रस की कैविटी के अंदर नहीं आ पाएगा। जब यूट्रस की कैविटी के अंदर नहीं आ पाएगा तो इम्प्लांटेशन भी क्या हो कहाँ हो जाएगा? हमारा ट्यूबल के अंदर हो जाएगा या ट्यूब के अंदर हो जाएगा। क्या अभी मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, इमोर्टाइल सीलिया भी हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? हमारे ट्यूबल प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? और इमोर्टाइल सीलिया होना क्या कहलाता है? किसके अंदर देखने को मिलता है? तो इसको बोलते हैं कार्टिजेनस सिंड्रोम। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको लिख लेना, आपकी नोटबुक में नहीं होगा 100% ये बात। तो ये अपडेट न्यूज़ है आपके लिए कि कार्टिजनर सिंड्रोम किसे कहते हैं, कि इमोटाइल सीलियास का होना क्या कहलाता है? कार्टिजनर सिंड्रोम कहलाता है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स के लिए नॉटसेट में या डीएसएससी में पूछा जा सकता है आपसे। चलें आगे की तरफ, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो सारे हो चुके हैं लगभग। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर हमारे जो नॉन रिलेटेड फैक्टर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जेनेटल ट्रैक्ट से इफेक्टेड नहीं होते हैं, तो उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहली मैं बात करूं कि सर स्मोकिंग, जो फीमेल स्मोकिंग करती हैं वो आज से ही बंद कर दें, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग क्या करती है स्मोकिंग क्या करती है, जो हमारे सीलिया होते हैं, सीलिया को क्या करती है? इम्मोटाइल बनाती है। मेक सीलिया इम्मोटाइल क्या करती है प्यारे बच्चों? इम्मोटाइल बनाती है किसको? सीलियास को। जब सीलियास को इम्मोटाइल बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड करती है। क्या करती है? हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड करती है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, हमारा स्मोकिंग। उसके बाद होता है लो सोशियो इकोनॉमिक
स्टेटस कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। नंबर तीसरी बात मैं आपसे करूं तो हमारा मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से भी हमारा ये देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? तो हमने कुछ रिस्पेक्टर्स के बारे में देखा था कि रिस्पेक्टर्स हमारे कौन-कौन से हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि ऐसे फैक्टर्स जो जेनिटल ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमने ट्यूब के बारे में बात करी है कि ट्यूब में कोई गड़बड़ी है या फिर हम कह सकते हैं कोई इन्फ्लेमेशन है, उस सब की वजह से देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में? कोई एडिशन है, एडिशन का मतलब समझते हो? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अब सपोज़ दैट कि ये हमारा यूट्रस है, ठीक है? और ये हमारी ट्यूब है, ठीक है? ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। ठीक भैया, ये तो हमारी फैलोपियन ट्यूब है। अब क्या होता है कि किसी ना किसी कोई ऑर्गन जो है वो यहाँ पे टच हो गया है। ऑर्गन जो है उसको हर्निशन होके यहाँ पे टच हो गया है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ये हमारा ऐसे हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये हमारा ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो स्पेस है बच्चों अंदर जाने-आने का, वो कम हो जाएगा। और उसको कम हो जाएगा तो उसके मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा कि इम्प्लांटेशन आपको वहीं देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गई है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूँ कि कार्टिजेनर सिंड्रोम क्या होता है, तो आपको बताना है कि सर इमोटाइल इसीलियास का होना, उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं कार्टिजेनर सिंड्रोम। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूँ, एक क्वेश्चन की बात करता हूँ कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, तो आपको बताना है सबसे पहला सेल्फिंजाइटिस। अगर आपको दूसरा बताना है या फिर हम कह सकते हैं सेल्फिंजाइटिस अगर आंसर में नहीं है, तो आपको पीआईडी बताना है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स। आगे बात समझ में कि सबसे पहला आपको बताना है कि अगर किसी को सेल्फिंजाइटिस है तो उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं कि हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि हाईएस्ट रिस्क किसके अंदर होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की? तो सबसे पहला आंसर आपको देना है कि जिनके अंदर ट्यूबल की प्रेगनेंसी, अगर ट्यूबल अबॉर्शन हो चुका है या फिर हम कह सकते हैं कि ट्यूबल सर्जरी अगर किसी के अंदर हुई है, अगर पहले किसी को ट्यूबल सर्जरी हुई है, उस ट्यूब की सर्जरी हुई है किसी कारण से, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके? ट्यूब्स ट्यूबल सर्जरी के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अगर मैं आपसे दूसरी यहाँ पे बात करूँ तो दूसरी क्या होती है? अगर किसी महिला को प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं किसके? हाईएस्ट रिस्क होने के एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि देखो ट्यूबल सर्जरी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सर ट्यूबल सर्जरी है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये तो हमारा नॉर्मल क्या है, यूट्रस है। तो नॉर्मल यूट्रस के अंदर जितना स्पेस होना चाहिए वो बराबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारा कैसा है बच्चों, सर्जरी वाला यूट्रस है। सर्जरी का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं सर्जरी हुई है, कहीं न कहीं टाँके लगे हैं। सर्जरी हुई है तो टाँके भी लगे हैं। टाँके लगने से क्या होता है कि इसकी जो मोटाई होती है या फिर हम कह सकते हैं टाँकों की वजह से लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके अंदर कहीं न कहीं आपको बल्ज देखने को मिलता है या फिर हम कह सकते हैं शॉर्टनेस देखने को मिलती है या फिर हम कह सकते हैं जो नैरोइंग आपको देखने को मिलती है। तो उसी की वजह से चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा किसके कारण से? किसके कारण? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण होते हैं। आगे बात समझ में, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। चलिए। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूँ, लिखेंगे। इन द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन द रिस्क ऑफ टॉपिक इन द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्रीज आफ्टर इज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्रीज आफ्टर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए और मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। मुझे इसका आंसर आप सभी दोगे। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ये बहुत नया क्वेश्चन है, आपको समझना है, ठीक है।
कि ये कह रहा है कि अगर आपने कोई आईडीज़ वगैरह लगा रखी है, आईयूडीज़ हैं, कंडोम्स हैं, ठीक है? जो मेल कंडोम्स होते हैं, फीमेल कंडोम्स होते हैं या फिर हम डायफ्राम की बात कर लेते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर आती है, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि इज़ द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्रीज़ आफ्टर यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? क्वेश्चन कह रहा है कि आपने या फिर किसी फीमेल ने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ले रखी है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होती है या नहीं होती है? तो आपको बिल्कुल भी जवाब देना है क्या कि सर बिल्कुल नहीं होती है उनके अंदर तो रिस्क। क्या जवाब देना है कि सर बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव तो किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। आगे बात समझ में कि किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। आगे बात समझ में। तो इसका कारण ये है कि बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बखूबी इसको क्या करना है, नो करना है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे अगला पॉइंट भी लिख देंगे, बिकॉज कॉन्ट्रा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एरो करके बिजोर, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रिवेंट द ऑल टाइप ऑफ प्रिवेंट द ऑल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे वो एक्टोपिक हो चाहे नॉर्मल हो, वो सब की सब टाइप की प्रेगनेंसी से क्या करता है, आपको निजात दिलाता है या फिर हम कह सकते हैं प्रिवेंट करता है। तो वो तो कारण नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट और लिखाना चाहता हूं कि इफ या बट, हम कह सकते हैं बट या इफ कॉन्ट्रासेप्टिव बट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज रप्चर, या हम कह सकते हैं फेलियर, कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई बात समझ में, इस मतलब समझ में आया कि मैंने आपको बताया, तीन चीज़ों के मतलब बताया है। तीन चीज़ों का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं, वो किसी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण नहीं हो सकती। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, बच्चों वो क्या काम करते हैं, किसी भी प्रेगनेंसी को होने से बचाते हैं, किसी भी। उसको आगे पता नहीं है कि एक्टोपिक होने वाला है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजेशन से हम कह सकते हैं कि मिलन से ही बचा देते हैं, तो प्रेगनेंसी तो नहीं होने वाली है। अब जाहिर सी बात है। तो हम कह सकते हैं अगर किसी का कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फेल हो गया, सेक्स ड्यूरिंग द सेक्स हम कह सकते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के हम साथ कह सकते हैं कि अगर किसी का कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं, और वो भी कौन सी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर कट समझ में आई है बच्चों? बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ पैथोलॉजी की, कि सर यहाँ पे पैथोलॉजी क्या होने वाली है। पैथोलॉजी का मतलब क्या है, देखो, इफ या इन पेशेंट ऑफ ectopic pregnancy similar with the normal प्रेगनेंसी। आपको यहाँ पे सिर्फ सिमिलरिटी की बातें करनी है। पैथोलॉजी के अंदर हम क्या लिखेंगे कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर और नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप एससीजी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, एससीजी दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होगा, आप यूपीटी करवाओगे तो दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यूपीटी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल जाएगी। आगे बात समझ में। दूसरी बात मैं आपसे करूं कि इनके अंदर क्या होगा कि सर प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट प्लस का मतलब होता है प्रेजेंट इन बोथ, कि दोनों के अंदर क्या होगा बच्चों, दोनों के अंदर ही क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होगा। आगे बात समझ में। चलिए, तो ये दोनों बातें जो हैं वो कॉमन है। एससीजी भी प्रेजेंट होगा, तो इसी एससीजी अगर प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर, अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो यूपीटी पॉजिटिव आना है। यूपीटी का मतलब होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो हम एक किट आती है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की, उसमें करते हैं, उसमें एक ड्रॉप क्या डालते हैं, यूरिन की डालते हैं, उसमें 2 लाइन आपको देखने को मिलती है। तो आपको क्या मतलब है कि इसका मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा मतलब हमारे अंदर क्या है कि प्रेगनेंसी है। अगर 1 लाइन आती है तो उसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी नहीं है।
आगे बात समझ में? अगर इसके अंदर की मैं आपसे बात करूँ कि प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाओगे तो दोनों के अंदर प्रोजेस्टेरोन देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ सर, देयर इज़ बोथ आर इन ectopic pregnancy, but they are lesser in quantity, in than normal pregnancy from क्या इस बात का मतलब समझ में आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर इज़ अ बोथ आर ectopic प्रेगनेंसी, देयर आर इन मतलब बोथ देयर इज बोथ इन आर क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर मिलती है, लेकिन क्या होता है कि बट दे आर लेसर इन द क्वांटिटी। लेसर इन द क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि मात्रा में कम होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी से। आगे बात समझ में कि सर ये दोनों चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या होता है कम होती हैं किसकी तुलना में? नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर एससीजी के बारे में कुछ हम बता दीजिए या एससीजी के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था एससीजी के बारे में। अगर किसी ने डिटेल लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज़ वहाँ जाके ले लें। एससीजी के ऊपर पूरी क्लास है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा कि सर एक तो होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी, कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है एससीजी की मात्रा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर एक्टोपिक के अंदर क्या होगी। ठीक है, एक्टोपिक के अंदर बात करेंगे और नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर बात करेंगे। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि सर यहाँ पे एससीजी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात करें कि सर यहाँ पे एससीजी तो प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है? लेस फ्रॉम देन किसकी तुलना में? नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्या बात समझ में आई? मैंने कहा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर एससीजी लेवल होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एक्टोपिक की तो वहां पे प्रेजेंट तो होता है लेकिन कम होता है। आगे बात समझ में? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। every after 48 hours, after 48 hours of 48 hours, SCG level is double till, या फिर हम कह सकते हैं टू 10th weeks of प्रेगनेंसी। कि यहाँ पे क्या होता है कि हर 48 घंटे के अंदर इसके लेवल क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं और 10वीं वीक तक बढ़ते रहते हैं। आगे बात सुन में, अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं कि इन आफ्टर एवरी 48 hours, after every 48 hours, level of SCG increase, but not double। कि यहाँ पे बढ़ते तो हैं, देखो समझना, इस बात को समझना। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर एससीजी का लेवल तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर प्रेजेंट तो होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, इसकी मात्रा में। अगर मैं आपसे बात करूं कि 48 घंटे के अंदर इसमें बढ़ जाते हैं जो एससीजी के लेवल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ते तो हैं लेकिन डबल नहीं होते हैं। जैसे 10, ये 10 था तो ये 20, ये जैसे सपोज दैट यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं होगा 10 का, यहाँ पे 10 का 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि सर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि व्हेन लेवल्स ऑफ एससीजी मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट, इनका मतलब है कि इन नॉर्मल लेवल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर व्हेन लेवल आर एससीजी मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
अब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो जब आप टीबीएस करवाते हो, टीबीएस का मतलब समझते हो? टीबीएस का मतलब होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, तो ट्रांस वेजाइनल का मतलब होता है वेजाइना के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे ट्रांसड्यूसर को लेके जाते हैं, जो हमारा यूएसजी गाइडेंस होता है उसको लेके जाते हैं और उसको क्या करते हैं, वहां से चेक किया जाता है। जब हम चेक करते हैं तो आपको क्या करेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप यूट्रस को चेक करोगे तो आपको यूट्रस ही खाली देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा इम्प्लांटेशन है वो तो कहाँ रह गया, हमारे ट्यूब के अंदर रह गया। तो यहाँ पे हम बात करें ऑन टीबीएस नो शो द फीटस, या फिर हम कहते हैं यस शो एम्प्टी यूट्रस। आगे बात सुन में कि शो द एम्प्टी यूट्रस आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल लेवल तो आ गया, लेकिन ये नॉर्मल लेवल अगर आप कहाँ देखते हो, टीबीएस के अंदर देखते हो। टीबीएस का मतलब मैंने आपको बताया ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, आप उसको लेके जाते हो, उसके अंदर ट्रांसड्यूसर को लेके जाते हैं, तो क्या होता है, शो या डेवलप जेस्टिशनल सैक इन यूट्रस। कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एससीजी का लेवल तो होता है लेकिन कम होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर डबल नहीं होता है, और आप जब भी यूट्रस को देखोगे तो आपको खाली यूट्रस देखने को मिलेगा। सिंपल सिंपल सी बात है, आपको कुछ घबराना नहीं है, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सपोज दैट मैंने आपको बताया था कि पेशेंट आपका है, आपके पास आया कंप्लेनिंग विद ब्लीडिंग और पेन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है और पेन हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आता है, तो अगर आप क्या करोगे? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इसके बारे में। तीन कंडीशंस हो सकती हैं। तीन कौन कौन सी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों? या तो हो सकता है अबॉर्शन हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, कि भैया क्या हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर हो सकती है मोलार प्रेगनेंसी। क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग और पेन की कंप्लेन लेके आता है, तो उनके अंदर क्या कंडीशंस होने लगती हैं? उनके अंदर कंडीशन देखने को मिलती हैं, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का देखने को मिलता है, एबॉर्शन देखने को मिल सकता है, या मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर अबॉर्शन के अंदर आपने बताया था, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा, मैं एससीजी के लेवल की बात यहाँ पे करने वाला हूँ कि एससीजी का लेवल कैसे कैसे बढ़ता है और कैसे कैसे कम होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो एससीजी का लेवल होता है अबॉर्शन के अंदर, एससीजी लेवल्स, ऐसे देखो एससीजी वैल्यूज या लेवल इज लेस देन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं आफ्टर 48 आवर्स एससीजी वैल्यू विल बी डिक्रीज। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होता है कि आपने क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास कोई पेशेंट आता है ब्लीडिंग के साथ, पेन के साथ। अगर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, आपको तीन चीजों को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? अगर आपका जो एससीजी लेवल्स हैं, आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी से एक तो कम देखने को मिलता है, आप जब भी टेस्ट करोगे तो कम देखने को मिलेगा। आपको एक सैंपल और लेना है 48 आवर्स के बाद, उसका भी आपको टेस्ट करना है। अगर वो कम होता है तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब अबॉर्शन हो चुका है, क्योंकि अगर बच्चा मर चुका है तो वो कहाँ से जो है एससीजी है वो फॉर्म करेगा। अगर बेबी मर चुका है, तो वो डेड हो चुका है, तो वो कहाँ से एससीजी फॉर्म करेगा? आगे बात समझ में? तो एससीजी का लेवल क्या हो जाएगा, लगातार कम होता चला जाएगा। अगर मैं आपसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करूं, तो इसके अंदर क्या होगा कि सर एससीजी वैल्यू लेस देन नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेस देन एससीजी वैल्यूज लेस देन नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है? एससीजी की वैल्यूज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे कम देखने को मिलेगी, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी से। और आफ्टर 48 आवर्स एससीजी वैल्यू
एसईजी वैल्यू विल इंक्रीज बट नॉट डबल। क्या होगा प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पे एसईजी की वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, लेकिन डबल नहीं होगी। और डबल कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है प्यारे बच्चों? नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर होती है। अगर आपको कोई ऐसा मरीज देखने को मिलता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है, तो आपको क्या समझना है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। आगे बात समझ में। अगर आपको मोलार प्रेगनेंसी को चेक करना है तो क्या करते हैं? यहाँ पे हम एससीजी वैल्यूज क्या करते हैं? चेक करते हैं। एससीजी वैल्यूज इज हायर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। कि भैया यहाँ पे तो उल्टा ही खेल है, क्योंकि मोलार जो प्रेगनेंसी होती है बच्चों, वो कैंसरस कंडीशन को लीड करती है। किस कंडीशन को लीड करती है? कैंसरस कंडीशन को लीड करती है। और कैंसर सेल्स जो होती हैं वो ज्यादा काम करती हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे आपको एससीजी का वैल्यू कहाँ देखने को मिलेगी? टॉप पे देखने को मिलेगी। सपोज दैट मैं आपसे बात करूं कि जैसे 10 वीक पे आपको कितना इंटरनेशनल यूनिट देखने को मिलता है? कि 60 से 70 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 60-70 दिन पे आपको एक लेवल, सपोज दैट मैंने आपसे बात करी कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर 100% देखने को मिलता है, तो इसका मतलब आपको मोलार प्रेगनेंसी के अंदर 200 देखने को मिलेगा, 300 देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे एससीजी के लेवल्स जो है वो बढ़े हुए देखने को मिल जाते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? चलिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन हमारी हम कह सकते हैं कि आज की क्लास का एक क्वेश्चन करते हैं। हैव 3 पेशेंट्स, आपके पास 3 पेशेंट हैं, पेशेंट ए, पेशेंट बी एंड पेशेंट सी। ठीक है, आपके पास 3 पेशेंट हैं, पेशेंट ए, पेशेंट ई, पेशेंट सी। और कंप्लेन कर रहे हैं किसकी? कंप्लेंट ऑफ, मैंने सीओ को कंप्लेंट ऑफ लिखा है, पेन, ब्लीडिंग इन 11 वीक्स। आपके पास 11 वीक से कोई महिला आती है, 3 पेशेंट आते हैं, तीनों ए और बी और सी। ठीक है, कंप्लेन करते हैं पेन ब्लीडिंग की। आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि 11 वीक्स की क्या है, और यूपीटी जो आपने करवाई वो पॉजिटिव है। क्या है प्यारे बच्चों? यूपीटी जो आपने करवाई वो पॉजिटिव है। अगर यूपीटी पॉजिटिव है तो रेफरेंस क्या होगा? अगर आपने देखा, रेफरेंस क्या है? इन नॉर्मली एससीजी एट 11 वीक्स, आपने रेफरेंस वैल्यू देखी कि एससीजी का जो लेवल होता है 11 वीक पे वो कितना होता है? कि भैया 10,000 होता है, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब आपको क्या करना है? डायग्नोज द मोलार प्रेगनेंसी। देखो, सिंपल सिंपल सी भाषा में मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझना है क्वेश्चन। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस में क्या होगा। ए ऑप्शन है कि एससीजी का लेवल आपको कितना देखने को मिल रहा है? 7,000 देखने को मिलता है। अगर बी की मैं बात करूं, बी की मैं बात करता हूं कि सर एससीजी का लेवल कितना देखने को मिलता है? आपको 10,000 देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं सी की बात करता हूं तो आपको कितना देखने को मिलता है? एससीजी का लेवल 1 लाख देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में। तो आपको डायग्नोज करना है मोलर प्रेगनेंसी को। सबसे पहली बात, हैव ए 3 पेशेंट हैं आपके पास, ए है, बी है और सी है। ठीक है, कंप्लेंट कर रहा है पेन की, ब्लीडिंग की 11 वीक पे और यूपीटी पॉजिटिव पे। तो आपको क्या समझना है? या तो अबॉर्शन हो सकता है, मूलर प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसमें आपको रेफरेंस वैल्यू दी गई है एग्जाम के अंदर ही कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल एससीजी जो लेवल होता है 11 वीक पे, वो कितना होता है? कि 10,000 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10,000 है किसी ने। ठीक है, जनरली इतना होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि 10,000 लेवल है किसी महिला का 11 वीक पे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ है। अब आपको यहाँ पे डायग्नोस करना है कि किस बंदे के अंदर ए बंदा के अंदर, बी बंदे के अंदर या सी बंदे के अंदर मोलर प्रेगनेंसी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने अभी आपको बताया है कि मोलर प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा देखने को मिलता है एससीजी का लेवल। तो ये तो बात कम हो गई, ये वाली तो 10,000 से कम हो गई, ये 10,000 रह गई, तो ये भी नहीं होगी। तो 1 लाख जिसके अंदर मिलती है ना प्यारे बच्चों,
वो मोलार प्रेगनेंसी होती है। वो कौन-सी होती है? मोलार प्रेगनेंसी होती है। और 7000 वाला किसके अंदर आएगा? ये आएगा अबॉर्शन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा अबॉर्शन के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं? इसके अंदर लेवल्स कम हो जाते हैं, इसके अंदर लेवल कम हो जाते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? समझ में आ गई है? अगर यहाँ तक कि किसी में डाउट है तो बताएँगे फटाफट से। हमने क्या किया कि हमने आपने देख लिया यहाँ पे कि आपको क्या देखने को मिला है? मोलार प्रेगनेंसी देखने को मिल गई है सी पेशेंट के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है प्यारे बच्चों? चलिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। आज की क्लास हमारी यहीं तक होने वाली है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा एक्टिव प्रेगनेंसी के बारे में जो चीज़ें बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करवा देंगे। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल को और हमें जैसे कि हम मोटिवेट होते रहें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें और आपको अच्छा कंटेंट मिले और अच्छा मोटिवेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।